नितिन गडकरी भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन्हें सिस्टम में सही काम करने के तरीके और कानून की अच्छी समझ है। इन्होंने अपनी राजनीति की यात्रा में वहां तक भी पानी पहुंचाया है जहां पानी सिर्फ बरसात में नसीब होता था। और आज हम और आप जिस सड़क पर अपनी गाड़ी भगाते हैं उसको बनाने वाले और भारतीय सड़कों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि गडकरी जी ही हैं। इन्होंने इतने फ्लाईओवर ब्रिज बनवाए हैं कि जिससे इन्हें भारत का फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। इनका सपना है कि 2025 तक भारत में वर्ल्ड क्लास हाईवे बनवाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नितिन गडकरी के जीवन के बारे में और सीखेंगे इनके जीवन से कुछ जरूरी लाइफ लेसन। बचपन और शिक्षा। 27 मई 1957 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में नितिन गडकरी जी का जन्म हुआ। इनके पिता गांव के छोटे किसान थे और मां हाउसवाइफ थी। इनकी एक बहन भी थी। नितिन गडकरी कहते हैं कि उनकी मां ने हमेशा उन्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। गडकरी जी के गांव में पानी की कमी थी, इसीलिए कई मील चलकर पानी लेने जाना पड़ता था। गडकरी जी ने पानी की कमी से जूझते लोगों और जान देते किसानों को अपनी आंखों से देखा था, जिससे वो बहुत कम उम्र में समझ गए थे कि जब तक आम लोगों की मूलभूत यानी कि बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तब तक देश बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्कूल और कॉलेज में दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा करते थे और उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित थे। ये समझ गए थे कि अगर अपने और देश के हालात बदलने हैं तो शिक्षा ही उसका एकमात्र तरीका है। इनके माता पिता ने इनका एडमिशन नागपुर के एक सरकारी स्कूल में करवाया। उन दिनों स्कूल ना तो पक्के होते थे और ना ही वहाँ पर मिड डे मील जैसी सुविधाएं थी। फिर भी ये दीनदयाल उपाध्याय के अलावा विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोगों के बारे में पढ़ा करते थे। स्कूल के बाद नितिन जी ने नागपुर यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिया। आर्थिक तंगी के कारण ये पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया करते थे। गडकरी जी अक्सर कहते हैं कि बचपन और जवानी काफ़ी मुश्किलों में गुजरी, लेकिन मैंने उसके भी मज़े लिए, क्योंकि भविष्य की चिंता में खुद को जलाने से बेहतर है कि जो है उसमें खुश रहकर वर्तमान को जिया जाए। और यही हमारा पहला लाइफ लेसन भी है। ABVP और RSS के साथ शुरुआत। 1970 का दौर था जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व किया। गडकरी जी कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही महसूस करते थे कि देश में कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते इन्होंने कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचा था। लेकिन इमरजेंसी के दौरान देश और नागपुर की हालत देखकर इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। इनकी उम्र उस समय केवल 19 वर्ष थी। उन दिनों इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये बस या टैक्सी से आ जा सके। एक स्कूटी थी जिसमें कई दोस्त पैसे लगाकर पेट्रोल भरवाते थे और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते थे। इमरजेंसी के दौरान हुए इसी आंदोलन से नितिन गडकरी के अलावा लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता भी निकले थे। नितिन जी कानून के अच्छे जानकार थे और अपनी बातों को अच्छे से रखना जानते थे। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रोटेस्ट को लीड करने लगे और देखते ही देखते उन्होंने कुछ ही समय में कॉलेज की छात्र राजनीति में कदम रखा। एक बार इनके एक दोस्त जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने गडकरी जी को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया। तब गडकरी जी ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस कभी नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उनके विचार कांग्रेस से नहीं मिलते और बिना विचार मिले राजनीति बेकार है। इसीलिए वो छात्र राजनीति में ही काम करते रहे और ऐसे करते करते वो ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यूनियन लीडर बन गए। इस दौरान इन्हें RSS का भी पूरा सपोर्ट मिला। नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर था, इसीलिए नितिन जी संघ से जुड़े हुए थे और संघ के लोग भी इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। कॉलेज की राजनीति के साथ इन्होंने LLB और फिर कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। इमरजेंसी के बाद 1977 में BJP सत्ता में आ गई।
नितिन जी का बीजेपी में प्रवेश। पढ़ाई पूरी होने के बाद गडकरी जी ने पॉलीसेक इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। ये कंपनी रिजिड पीवीसी बनाने वाली कंपनी थी, जिससे इनके घर के हालात बेहतर हो गए। 1980 में इन्होंने भारतीय युवा मोर्चा संघ को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान राजनाथ सिंह, उमा भारती, सत्यदेव सिंह, प्रमोद महाजन भी बीजेपी की इसी नई शाखा का हिस्सा बने। नितिन जी उन दिनों बीजेपी का प्रचार किया करते थे। पार्टी ने उन्हें पोस्टर लगाने का काम दिया हुआ था। अब वो चाहते तो ये सब छोड़ के अपने बिजनेस पर ध्यान देते, लेकिन उन्होंने हर वो काम किया जो पार्टी उनसे करवाना चाहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि बदलाव अक्सर नीचे से ही शुरू होता है। गडकरी जी आज भी कहते हैं कि पार्टियों को चलाने वाले उसके कार्यकर्ता हैं, जो बिना किसी पद और टिकट की लालसा के पार्टी का प्रचार करते हैं और आम लोगों को पार्टी की विचार से जोड़ते हैं। आज तो बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी नहीं थी, जिसका कारण वहाँ की लोकल पार्टी शिवसेना का वहाँ पर दबदबा था। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मराठाओं के बीच बीजेपी का ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिससे लोग लोकल लेवल पर जुड़ पाते। लेकिन जिस तरह ईमानदारी और लगन से नितिन जी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उससे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रभावित थे। इसीलिए 24 साल की उम्र में उन्हें नागपुर से भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद वो नागपुर से बीजेपी के सेक्रेटरी बने। कहते हैं ना कि एक अच्छा नेता वही होता है जिसने खुद परेशानियां देखी हों, जो खुद जमीन से उठकर आया हो। पार्टी सेक्रेटरी बनने के बाद इन्होंने अपने काम के बल पर बीजेपी को यहाँ के म्युनिसिपल इलेक्शन में जीत दिलवाई और ये जीत बार बार दोहराई गई, जिसके बाद 35 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र की पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, राजनीति में सिर्फ अच्छे काम करने से काम नहीं चलता। यहाँ पर पद उसी को मिलता है जिसके पास पैसा हो या फिर पावर। 90s के दशक में गडकरी जी ने घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करने के साथ साथ आम लोगों की समस्याएं भी सुलझाई। लेकिन इतना सब करने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र सरकार में कोई बड़ा पद नहीं मिला। फिर भी जब उन्हें महाराष्ट्र सरकार में PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर बनाया गया, तो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस दौरान गडकरी जी के पास एक फाइल आई। उन्होंने बिना फाइल देखे कहा, सड़क को मापो और जिसका भी घर रास्ते में आता है उसे हटाओ। तभी कुछ अधिकारियों ने बताया कि इस रास्ते पर उनके ससुर जी का घर है। तब गडकरी जी ने कहा, अतिक्रमण किसी का भी हो उसे हटाना पड़ेगा। इस तरह इन्होंने अपने ही ससुर जी का घर गिरवा दिया, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने नागपुर और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की तस्वीर बदल दी। सिर्फ मुंबई में ही इन्होंने 55 फ्लाईओवर बनवाए। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जिसका काम कई सालों से रुका हुआ था, उसका काम भी इन्होंने पूरा करवाया। ये भारत का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, जिसे 2022 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इनके काम की चर्चा पूरे देश में फैलने लगी और इन्होंने इतने फ्लाईओवर ब्रिज बनवाए कि इन्हें भारत का फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। यहाँ इनसे हम सीख सकते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में हों, हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करना चाहिए और हम किसी पद पर भी हों, सबको सामान्य नज़र से देखना चाहिए। 2014 का विवाद। नितिन जी आरएसएस के करीबी थे और इनके काम से पार्टी भी खुश थी। इसीलिए राजनाथ जी के बाद इन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पार्टी के कई नेता इससे सहमत नहीं थे। वहीं जब विपक्ष को नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने की बात पता चली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बाहर गडकरी जी को कम ही लोग जानते थे
और अचानक उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। अब हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि क्या वो पार्टी को चला पाएंगे। सड़कें बनाने तक तो ठीक था, लेकिन क्या वो आतंकवाद, नक्सलवाद, देश की आर्थिक तंगी, महंगाई जैसे मुद्दों को संभाल पाएंगे। लेकिन जब गडकरी जी का काम बोलने लगा तो सबकी बोलती बंद हो गई। इनके आने के बाद बीजेपी का काम बेहतर हो गया और राज्यों में इनकी इमेज मजबूत होने लगी। लेकिन 2012 में इनके ऊपर भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के आरोप लगे। केजरीवाल ने इन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में आरोप गलत साबित हुआ। केजरीवाल ने इनसे माफ़ी भी मांगी। ऐसे और भी कई आरोप इन पर लगाए गए जो बाद में झूठे साबित हुए, लेकिन इन आरोपों से इनकी इमेज खराब हो गई। और इन सारे झूठे आरोपों से नितिन जी भी काफ़ी दुखी थे। इसीलिए उन्होंने खुद बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें दोनों ही जगह बीजेपी की जीत हुई। नितिन जी ने कभी पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन कई एक्सपर्ट बताते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जितना काम किया था, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो महाराष्ट्र के सीएम बने। लेकिन बीजेपी ने उनसे कम अनुभवी और कम उम्र के देवेंद्र को सीएम बना दिया। चुनाव के बाद देवेंद्र मराठा पगड़ी पहनकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने सिर्फ 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सीएम की शपथ ली। कई लोग पार्टी के इस फैसले से हैरान रह गए थे, लेकिन नितिन जी ने कभी पब्लिकली सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसीलिए बात ज़्यादा बढ़ी नहीं। नितिन जी देवेंद्र को अपने बच्चे जैसा मानते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी का ये फैसला भी स्वीकार किया। वैसे भी अब वो केंद्र की राजनीति में आ गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले कई लोग मान रहे थे कि बीजेपी शायद गडकरी को पीएम बनाएगी, लेकिन उसके लिए पार्टी के अंदर सपोर्ट की ज़रूरत थी और नितिन जी के पास वो नहीं था। इनके साथ ही राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन गुजरात मॉडल को आगे रखकर नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया गया। फादर ऑफ एक्सप्रेस वे टोल। केंद्र में सरकार बनने के बाद नितिन जी को सड़क परिवहन, हाईवे और जहाज रानी मंत्री बनाया गया। अमेरिका के लोग अमीर हैं, इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, इसीलिए वहाँ के लोग अमीर हैं। ये अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट की लाइन्स है, जिसे गडकरी जी अपने मंत्रालय का स्लोगन भी कहते हैं। उनका मानना है कि देश तभी विकास कर सकता है जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। इनका मानना है कि ट्रैफिक में लगने वाला टाइम अगर बचा लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसी मूल मंत्र के साथ गडकरी जी 9 सालों से अपना मंत्रालय चला रहे हैं। 2014 में जब गडकरी जी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया था, तब देश के नेशनल हाईवेज 95,000 किलोमीटर में फैले हुए थे। आज नेशनल हाईवेज का जाल 1,47,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैला हुआ है और 2025 तक ये जाल 2 लाख किलोमीटर तक फैल जाएगा, जिसका मतलब है कि गडकरी जी ने सिर्फ 9 सालों में लगभग 50% हाईवे बना डाले। आज बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं, लेकिन देश में हाईवे टोल की शुरुआत करने वाले भी नितिन गडकरी ही थे। महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए जब उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनवाया था, तब उस समय एक्सप्रेस वे पर खर्च हुई लागत निकालने के लिए उन्होंने एक्सप्रेस टोल की शुरुआत की। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एक्सप्रेस वे टोल भी कहा जाता है। गडकरी जी कहते हैं कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो वहाँ की सड़कों को देखता हूँ, बस स्टैंड को देखता हूँ और सोचता हूँ ऐसा कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। वैसे भी कुछ अच्छा दिखे तो उसे अपनाने में क्या बुराई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान नितिन गडकरी जी ने बताया कि 2022 में नेशनल हाईवे के कर्मचारियों ने सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर सिंगल लेन रोड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए NH1 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जहां 2014 से पहले देश में हर दिन सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं आज हर दिन 37 किलोमीटर की सड़क हर दिन बनती है।
मंत्री बनते ही गडकरी जी ने 26 साल से अटके अटल टनल को सिर्फ 6 साल में पूरा करवाया और अब कारगिल में देश की सबसे बड़ी टनल बनवा रहे हैं। इसके बाद जब गडकरी जी को शिपमेंट यानी कि जहाज रानी मंत्रालय दिया गया, तब इन्होंने 6 लाख करोड़ के 574 प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। शिपमेंट इंडस्ट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़क के जरिए हर देश से सामान मंगवाना लगभग असंभव है। वहीं प्लेन से चीज़ें महंगी पड़ती हैं, इसीलिए समुद्र के रास्ते बिजनेस आज भी देश का पहला ऑप्शन होता है। यही वजह है कि गडकरी जी ने पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी अच्छा काम किया। इसके अलावा इन्होंने डोमेस्टिक क्रूज सर्विस की भी शुरुआत की। टेक्नोलॉजी से भी नितिन गडकरी 2022 में जब संसद में बजट सेशन चल रहा था, तब अपोजिशन लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार से सवाल कर रही थी। एक दिन बजट सेशन के दौरान संसद में एक नई कार इंटर होती है, जिसका नाम था मिराई, जिसका मतलब है फ्यूचर। मीडिया वालों के साथ साथ सभी सांसद उस कार को देख रहे थे। तभी गडकरी जी कार से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि ये रहा पेट्रोल के बढ़ते दामों का सॉल्यूशन, देश की पहली हाइड्रोजन कार। कुछ साल पहले गडकरी जी ने कहा था कि हमें पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नहीं, बल्कि अदर ऑप्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। एक दिन आएगा जब फ्यूल इंपोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, और इन्होंने ये करके दिखाया। यहाँ हम इनसे सीख सकते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है, इसलिए सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचने से अच्छा है कि उसके सॉल्यूशन पर काम किया जाए। इसके अलावा 2022 में गडकरी जी ने पहले ह्यूमन ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। अक्सर ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक की वजह से या और भी कई कारणों की वजह से ऑर्गन टाइम पर नहीं पहुंच पाते, और जिससे हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में ड्रोन की हेल्प से ऑर्गन पहुंचाना हेल्थ सेक्टर में एक रेगुलेशन साबित हो सकता है। एमजीएम हेल्थ केयर के अनुसार ये ड्रोन अभी सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही यातायात कर सकता है, लेकिन इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि पूरे शहर में यातायात संभव हो पाए। आज गडकरी जी रोड या यातायात से जुड़े सभी कामों को डिजिटल कर चुके हैं। पहले जहां छोटे से काम के लिए भी 4 बार आरटीओ ऑफिस जाना होता था, वहीं अब आरटीओ से जुड़े ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। गडकरी जी कहते हैं कि वो भले ही इंजीनियर या टेक से भी नहीं हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जो अलग अलग कल्चर और भाषा के लोगों को आपस में जोड़ती है। लेकिन झूठ ये भी नहीं है कि इन्हीं की वजह से टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में एंट्री नहीं कर पा रही हैं। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क कहते हैं कि वो भारत में एंट्री चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें परमिशन नहीं दे रही है। जब गडकरी जी से इसके बारे में पूछा गया, तब इन्होंने कहा, हमें टेस्ला की एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलॉन मस्क चाहते हैं कि वो टेस्ला की कार को चाइना में बनाएं और भारत में बेचें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर टेस्ला को भारत में आना है तो उसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत में ही लगाने होंगे। सिर्फ मार्केटिंग के लिए हम किसी को देश में प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि देश की तरक्की तभी संभव है जब हम मेड इन इंडिया ब्रांड को प्रमोट करें या विदेशी कंपनियों को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर मजबूर करें, जिससे देश में रोजगार बढ़े। गडकरी जी कहते हैं कि हमारे चीज़ों की गुणवत्ता विदेशी चीज़ों से काफ़ी बेहतर है, बस उन्हें ब्रांडिंग करनी आती है, इसीलिए लोग उनकी चीज़ों को कूल समझते हैं। ऐसा कहते ही उन्होंने अपने हाथ में पहनी घड़ी को सभी को दिखाया और बताया कि ये घड़ी टाइटन की है, लेकिन इसमें लगा पट्टा और डायल खादी के मटेरियल से तैयार किया गया है।
और ये घड़ी किसी भी विदेशी घड़ी से ज़्यादा स्टाइलिश है। इससे पता चलता है कि वो एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे प्रमोटर भी हैं। शायद इसकी वजह ये हो कि गडकरी जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। 2018 में नितिन जी एक प्रोग्राम में गए थे। वहाँ उन्होंने वेस्ट से वेल्थ बनाने पर जोर दिया और लोगों को बताया कि कैसे वो तिरुपति बालाजी में चढ़ाए जाने वाले बालों से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। गडकरी जी ने कहा, वर्धा के महात्मा गांधी संस्थान ने रिसर्च करके कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाया है। खुद इस अमीनो एसिड का उपयोग करने के बाद इन्होंने अपने गांव में अमीनो एसिड बनाने की एक छोटी सी यूनिट डाली, जिसके लिए अब ये रोजाना तिरुपति बालाजी से 5 ट्रक बाल खरीदते हैं और उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं। बाजार में इस अमीनो एसिड की कीमत 900 है, लेकिन गडकरी जी इसे किसानों को सिर्फ 300 में देते हैं और इस बिजनेस से ये हर साल लगभग 12 से 15 करोड़ का फायदा कमाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट। एक बार संसद में रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए गडकरी जी ने कहा कि हर साल 5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग 20 से 35 साल के होते हैं। इसीलिए नितिन जी ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बिल लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि अब से सभी मोटरसाइकिल में सेफ्टी डिवाइसेस होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बाइक के पीछे कंटेनर हो तो राइडर किसी को नहीं बैठा सकता। इस बिल में ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करने पर लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही अब कार्स में 4 की जगह 6 एयरबैग होने भी जरूरी हैं। रोड एक्सीडेंट पर बात करते हुए गडकरी जी ने बताया कि कुछ समय पहले वो एक गाड़ी में बैठे जिसमें उनके साथ 4 और नेता थे और उनमें से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। उसके बजाय सब ने क्लिप लगा रखी थी ताकि सेंसर ना बजे। तब मैंने ड्राइवर को डांटा और सबको सीट बेल्ट लगाने को कहा। इसके बाद मैंने वो क्लिप ही बैन करवा दी। इससे पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह और नितिन गडकरी का विवाद। कहा जाता है कि जब पार्टी के अंदर ही मतभेद शुरू हो जाए तो उसे असली राजनीति कहा जाता है। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का दोबारा गठन किया, जिसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं था। इतना बेहतरीन काम करने के बाद भी गडकरी जी को बोर्ड में ना शामिल करना किसी को समझ में नहीं आया। एक्सपर्ट के अनुसार इसका कारण अमित शाह और नितिन गडकरी जी की पुरानी दुश्मनी है। अब इस दुश्मनी का असली कारण क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि गडकरी जी को स्टेट पॉलिटिक्स से उठाकर नेशनल पॉलिटिक्स में लाया गया था। तब अमित शाह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक इंटरव्यू में जब गडकरी जी से मोदी और शाह के बारे में पूछा गया तब गडकरी जी ने कहा, बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है। बीजेपी ना कभी सिर्फ अटल और अडवाणी की पार्टी थी और ना अब सिर्फ मोदी और शाह की है। गडकरी जी को जानने वाले लोग कहते हैं कि गडकरी जी एक बेबाक व्यक्तित्व के नेता हैं। वो हमेशा सच कहते हैं, चाहे बात खुद की पार्टी की हो या दूसरी पार्टी की, और शायद इनकी यही बात बीजेपी के बाकी नेताओं को खटकती है। 2022 के एक प्रोग्राम में इन्होंने कहा, महात्मा गांधी के समय राजनीति देश और समाज के विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। इसीलिए कभी कभी राजनीति छोड़ देने का मन करता है। क्या ये देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? अटल जी के बाद गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं। देखा जाए तो इस समय राजनीति में सबसे साफ छवि इन्हीं की है। वहीं इनके काम के वजह से जनता का भी सपोर्ट है। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता भी गडकरी जी के सपोर्ट में हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरह नेताओं से रिश्ते बनाए और हर किसी को काम करने का मौका दिया, उससे कई युवा नेता इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। आरएसएस भी इनके सपोर्ट में है। साथ ही आज तक महाराष्ट्र से कोई नेता पीएम नहीं बना। ऐसे में अगर गडकरी जी को पीएम बनाया जाएगा तो महाराष्ट्र का भी सपोर्ट बीजेपी को मिल सकता है।
और सबसे मेन बात, आज देश के कई बिजनेसमैन, उद्योगपति इनके सपोर्ट में हैं, लेकिन शायद 2024 में इनका प्रधानमंत्री बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज भी देश में एक मजबूत नाम है। आपको क्या लगता है, इन्हें अगला पीएम बनाया जाएगा या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे गडकरी जी ने कई बार ये दोहराया है कि पॉलिटिक्स को कभी भी पैसों के लिए या पद के लालच में आकर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इन्होंने खुद एक मुश्किल समय में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, लेकिन कभी भी राजनीति को अपनी ज़रूरत नहीं बनने दिया। एक नेता होने के साथ साथ ये एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं। भले ही आज इनका सारा बिजनेस इनके बच्चे संभालते हैं, लेकिन उन सब के पीछे मास्टरमाइंड यही हैं। खैर, गडकरी जी देश के अगले पीएम बनेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने जो काम किया है उसे देश की जनता कई सालों तक याद रखेगी। गडकरी जी जैसे बहुत कम नेता हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।